हेलो गैस, नमस्कार। आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ट्रायंगल का चौथा वीडियो होगा, शायद 3 या 4 वीडियो पता नहीं हम कितना दिए हैं ट्रायंगल पे। तो ये ट्रायंगल के ही अंतर्गत है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पे आधारित एग्जाम में सवाल होता है। एंगल बाइसेक्टर यानी त्रिभुज के किसी कोण को बाइसेक्ट करने वाला, यानी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा पर आधारित सवाल एग्जाम में होता है। एंगल बाइसेक्टर को समझने के पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ रेशियो का समझना चाहेंगे। देखिए, रेशियो में क्या होता है, वेरिएशन एक कॉन्सेप्ट होता है। यदि a बराबर b गुना c, जहाँ a b c वेरिएबल है, ठीक है, इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट को हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं वेरिएशन में। ठीक है, अगर a बराबर b गुना c, तो यदि a कांस्टेंट होगा तो b और c एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर a कांस्टेंट होगा, a कांस्टेंट है, तो b और c ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे का। इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर मान लो कि x y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस रेशियो में y चेंज करेगा उसी रेशियो में x चेंज करेगा। यानी y अगर 2 से 3 के रेशियो में चेंज हुआ तो x भी 2 से 3 के रेशियो में चेंज होगा। लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इस तरह से है, तो y जिस रेशियो में चेंज करेगा उसके विपरीत रेशियो में x चेंज करेगा। तो यदि a कांस्टेंट है तो b और c एक दूसरे का क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यदि b कांस्टेंट है तो a और c एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि अगर b हमारा कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में a चेंज करेगा उसी रेशियो में हमारा क्या होगा? c चेंज करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर 2 व्यक्ति चल रहा है, दोनों का टाइम कांस्टेंट हो, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो किस चीज़ का हो जाएगा? डिस्टेंस का होगा। यही वेरिएशन है। ज़्यादा कुछ इसमें अभी हम टाइम नहीं दे सकते हैं आपको, ये रेशियो आकर के पढ़ना होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। ये एंगल बाइसेक्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसे समझने के लिए हमने आपको बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो एंगल बाइसेक्टर में यूज होगा वो हमने कल वाले क्लास या परसों वाले क्लास में बताया था, फिर से बता देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, जो भी एंगल हम कंसीडर करते हैं बंधु, उसके सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर यानी हिंदी में लंब कहते हैं, और डिनोट इसे करते हैं हम P से, और इसे हम B कहते हैं यानी बेस यानी आधार, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण। ठीक है, तो अगर कभी आपको हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ रहे और इसका वैल्यू पूछे P का, तो आप क्या कर देते हैं? H इंटू साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है क्या? P बाई H। यहाँ देखिए, P बाई H अगर लिखिएगा तो H से H कैंसिल हो जाएगा, आपका बच क्या जाएगा? P। तो अगर H दिया हुआ रहे और P का मान पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? H इंटू साइन थीटा। उसी तरह से अगर B का मान पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? H इंटू कॉस थीटा। पिछले वीडियोज़ में भी हमने इसका जिक्र किया था, लेकिन यहाँ हम फिर से जिक्र कर दिए। ठीक है,
तो दो चीज़ हमने सीखा, एक वेरिएशन और दूसरा अगर हाइपोटेनस का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ABC आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण A का समद्विभाजक AD है। इसे समद्विभाजक भी लिख देता है, अर्धक भी लिख देता है, भाजक भी लिख देता है, मतलब आप समझ जाइएगा, अगर हिंदी में लिखा हुआ रहेगा आप समझ जाइएगा। और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। AD क्या है, AD है आपका कोण A का एंगल बाइसेक्टर। AD A का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर AD A का एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अभी देखिए आपका दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है, एक ADB और एक ट्रायंगल बन रहा है ADC, ठीक है। अच्छा, इस दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो अलग अलग तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर निकालना होगा तो आपको A से आप BD पे लंब गिराएंगे, यही करेंगे ना, A से BD पर लंब गिराएंगे और तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 1/2 इंटू बेस यानी BD इंटू हाइट। चलिए इस पॉइंट को हमने ये कह दिया, हाइट क्या हो गया, A इंटू सॉरी हाइट क्या हो गया आपका A। इसी तरह से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालना हो आपको तब आप क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस उसका क्या हो जाएगा, DC। अच्छा, हाइट इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हाइट AE ही होगा। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको बताया था कि जब यहाँ अधिक कोण बनेगा तो आप इस तरफ परपेंडिकुलर नहीं गिरा सकते हैं, ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर गिरेगा तो इसी तरफ गिरेगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप और क्लियर कर लीजिए, अभी ही बता देते हैं। किसी भी आधार पर, जैसे ये आधार है आपका, ये एक लाइन है, किसी बिंदु से एक ही परपेंडिकुलर गिराया जा सकता है, यानी एक ही लंब गिराया जा सकता है, एक से अधिक लंब आप नहीं गिरा सकते हैं। यानी इस लाइन पर एक बार लंब अगर आपने गिरा दिया, यहाँ अगर लंब गिर रहा है तो बस यहीं गिरेगा लंब, यहाँ के अलावा कहीं भी आप लेके जाइएगा वो 90 डिग्री नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स एक पॉइंट A से, यहीं से हमको DC पे लंब गिराना है ना, तो A से इस रेखा DC पर, रेखा का तो कोई अंत होता नहीं है, इसलिए DC रेखा को आप यहाँ से यहाँ तक ही नहीं समझिएगा, ये तो आगे अनंत तक जाएगा, इस तरफ भी अनंत तक जाएगा। ये रेखा के डिफिनीशन में हमने आपको बताया था। तो अगर यहाँ से हमको इस DC पे लंब गिराना होगा तो कहाँ गिरेगा, E पे गिरेगा, ठीक है। दो लंब कभी भी नहीं गिराया जा सकता है एक रेखा पर। तो एक आधार है, एक आधार है, इस आधार पर अगर आप कई ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए हमने कई ट्रायंगल बना दिया, कई ट्रायंगल हमने बना दिया, तो ये सारे ट्रायंगल का हाइट जो है ना कांस्टेंट होगा। जैसे ये ट्रायंगल हो,
या दूसरा वाला ट्रायंगल हो या तीसरा ट्रायंगल हो या चौथा ट्रायंगल हो या पांचवा ट्रायंगल हो या सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल हो या कैसे भी ट्रायंगल आप लीजिए, उसका हाइट क्या होगा, समान होगा। यानी जब हाइट समान होगा तो किस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट जब कांस्टेंट हो गया तो एरिया उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में उसका बेस होगा। तो यहाँ पर भी हमने आपको इतना लिख करके दिखाया, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो भी देखते हैं, तो फिर इस तरह से हमने लिख करके दिखा दिया कि भाई देख लो। ऐसे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आप समझ गए इस बात को, वेरिएशन को अगर आप समझ गए हैं तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज ABD और ADC का जो क्षेत्रफल होगा वो उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में BD और DC होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, कांस्टेंट है। 3 वेरिएबल है, एरिया, हाइट और बेस। तो उसमें हाइट कांस्टेंट हो गया, एरिया इक्वल टू हाइट इंटू बेस, तो हाइट कांस्टेंट हो गया। तो जिस रेशियो में आपका बेस होगा उसी रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे भी एरिया क्या होगा, उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में BD और DC होगा। तो यहाँ पर हमने इतना लिख दिया है। अब देखिए, अगर हम ऊपर वाले के एरिया को नीचे वाले के एरिया से डिवाइड करते हैं, यानी एरिया ऑफ, इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू क्या होगा, हाफ BD इंटू AE, और नीचे में क्या होगा, हाफ DC इंटू AE। आपका हाफ से हाफ कट जाएगा, AE से AE कट जाएगा। दैट मीन्स एरिया इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वही है जो अनुपात BD और DC का। एकदम क्लियर यहाँ तक। देखिए, किसी भी टॉपिक पे जब सवाल आता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे जब सवाल आता है, उस टॉपिक के एक एक बारीकी को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम सवाल में नहीं फंसेंगे। प्रॉब्लम कब होता है, जब जैसे अगर हम एंगल बाइसेक्टर का सवाल आ रहा है तो सेट में हम एंगल बाइसेक्टर का सवाल एक देखे हैं, उसको बनाने का प्रयास किए, नहीं बना, उसका सॉल्यूशन देख लिए, बना लिए, तो उसमें क्या होगा कि उसका एक कॉन्सेप्ट तो आप सीखे हैं किसी तरह से, वो भी बहुत बढ़िया से नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब तक सारा चीज़ को क्लियर नहीं किया जाए, हर चीज़ को, उसका हर जो आयाम है, एवरी डायमेंशन उसका हम समझ नहीं लेते हैं, तब तक उसका एक भी कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं होता है। तो ज़्यादातर चांस रहता है एग्जाम में भूल जाने का। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जैसे अभी हम एंगल बाइसेक्टर हम आपको बता रहे हैं, तो एंगल बाइसेक्टर जब किसी ट्रायंगल में किसी एंगल को कोई रेखा बाइसेक्ट करती है तो क्या क्या चीज़ पैदा होता है, वहाँ पर क्या क्या सिचुएशन पैदा होता है, किस किस तरह के सवाल वहाँ क्रिएट हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को समझेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर चाहे सवाल कितना भी घुमा करके दे, सवाल नहीं छूटेगा। जैसे कि मान लो कि किसी गांव में आप हैं, बहुत साल से रह रहे हैं अपने ही गांव में, तो होता क्या है कि उस गांव का एक एक गली आप जान जाते हैं, उस गांव में कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए और फिर कहीं भी जाने को कहा जाए, आप आराम से चले जाते हैं। तो वही बात यहाँ भी होता है कि हम कोई टॉपिक उठा रहे हैं तो उस टॉपिक का एक एक कॉन्सेप्ट को हम एकदम क्लियर कर लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, इसमें सवाल कैसे पूछेगा। सवाल कई बार इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि भाई एक त्रिभुज है ABC जिसमें उसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर A का AD है, ठीक है। अब त्रिभुज का पूरा त्रिभुज का एरिया आपको दे दिया जाएगा और फिर कहेगा कि जो D पॉइंट है वो BC को इस अनुपात में 3:2 के रेशियो में काटता है, और पूरा जो हमारा ट्रायंगल है इसका आपको मान लो कि एरिया दे दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कहेगा कि D जो है वो BC को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। पूछेगा आपसे ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, आप आराम से निकाल लेंगे। 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5 यूनिट का मान 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 यूनिट का मान 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि जिस रेशियो में आपका BD और DC होगा उसी रेशियो में आपका इन दोनों का क्षेत्रफल होगा। यही बात समझना है। क्लियर है? अब इसी में घुमा घुमा करके आपको सवाल देता रहेगा। जैसे मान लो कभी आपको पूरा क्या कहते हैं किसी एक का क्षेत्रफल दे दिया, दूसरे का क्षेत्रफल पूछ लेगा, या दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल दे दिया और BC की लंबाई दे दिया जाएगा आपको और पूछेगा क्या, DC की लंबाई। तो जिस रेशियो में इन दोनों का क्षेत्रफल होगा उसी रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, BD और DC। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, समझ में बात आ जाएगी। अब देखिए एक चीज यहां पर, अभी हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ ABD इज टू एरिया ऑफ ADC। ये आपका सेम है किस चीज के, BD इज टू DC की। ठीक है ना? अब एक चीज देखिएगा, ये जो हमारा पॉइंट है, यानी D, यहां से हम सामने वाले भुजा यानी AC पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यानी लंब। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, लंब। दोनों तरफ हमने एक एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं क्योंकि सवाल इस पर रहेगा, सवाल रहे ना रहे, लेकिन एक एक चीज़ को समझ लेना। जितना भी क्रिएट हो सकता है सारा ढूंढ लिया हमने और उसको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ से हमने इस पे लंब डाल दिया, इधर भी हमने क्या किया, लंब डाल दिया। जब हमने लंब डाल दिया, इसको हमने नाम दिया P, इसका नाम हमने दिया Q। तो ट्रायंगल ADP कैसा त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया या नहीं हो गया? ट्रायंगल ADP क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखिएगा, फिर से हम एक बार बता देते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये हमारा लंब होगा और थीटा के बगल वाला आधार होगा, यानी B हमारा आधार होगा। और 90 डिग्री का जो कोण है इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी भुजा। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से बड़ा कोण नहीं बन सकता है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े वाले कोण के सामने सबसे बड़ी वाली भुजा होगी। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ADP कैसा ट्रायंगल बन गया बंधु, समकोण त्रिभुज। ठीक उसी तरह से AD और Q भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। दोनों क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अच्छा, DP का लेंथ क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। AD हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा P यानी परपेंडिकुलर हो गया ना। और ये परपेंडिकुलर बराबर होगा किस चीज के, AD साइन थीटा के। क्लियर है? इसी तरह से इस ट्रायंगल में आ जाइए, DQ का लंबाई क्या होगा, इसमें भी हमारा कर्ण यही है, चूंकि 90 ये है तो सामने वाला कर्ण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, और ये हमारा थीटा एंगल है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, P। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कर्ण, यानी AD हाइपोटेनस
AD इंटू साइन थीटा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि D से सामने वाले दोनों साइड यानी दोनों भुजाओं पर डाला गया लंब आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर AD हमारा हाइपोटेनस है तो ये भी हमारा AD साइन थीटा होगा और ये भी हमारा AD साइन थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये आपस में समान होगा। समझ गए होंगे? ठीक है, अब लगे हाथ एक चीज और देख लीजिए। AP हमारा क्या हो जाएगा? AD cos थीटा। इन चीज़ों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल अपने से बना करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये है H, तो ये क्या होगा भाई? अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? H cos थीटा, और ये क्या होगा? H sin थीटा। 2-4 बार कर लीजिएगा, माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। जो खड़ा है उसमें sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है, जो पड़ा है उसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर थीटा हमारा ये हुआ ना, तो फिर देखने में ये खड़ा लग रहा है लेकिन ये खड़ा नहीं रह गया, अब ये पड़ा हो गया और ये आपका खड़ा हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? H sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा? H cos थीटा। तो देखिए ये हमारा हो गया AD cos थीटा और ये हमारा क्या हो गया? AD cos थीटा। समझ गए हैं इस बात को? अगर आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं तभी आप एग्ज़ाम में सवाल बना पाइएगा। जो बुक में दिया हुआ रहता है ना, जितना कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में सवाल को घुमाता है, टर्न करता है, एक सवाल में कई कॉन्सेप्ट लगा देता है। तो अगर हम सारा चीज़ को ठीक से बार बार नहीं देखे हैं, ठीक से इन चीज़ों को नहीं समझे हैं, तो सवाल नहीं बनेगा। और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये अभी हम बता रहे हैं, आप भूल जाएंगे 1-2 दिन में। इसलिए इन चीज़ों का रिवीजन, ज्योमेट्री जो है उसमें हर एक चीज़ आपकी, जैसे ही कहा गया एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे सवाल में हमने देखा लिखा हुआ कि एंगल बाइसेक्टर, तो फिर एंगल बाइसेक्टर का सारा प्रॉपर्टी नचना चाहिए दिमाग में, तभी एग्जाम में सवाल बनेगा। अदरवाइज ज्योमेट्री आपको टेंशन में डाल देगा। ऐसा ये टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में बात आई कि अगर D से हम AB पर एक लंब डालते हैं और AC पर एक लंब डालते हैं, तो दोनों लंब का लंबाई तो बराबर होगा ही, साथ में ये दोनों भी बराबर होगा। और इसको रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा तो बाद में हो सकता है कन्फ्यूजन हो और लगे कि ये दोनों हम बराबर याद किए थे, जबकि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। ये दोनों तभी बराबर होगा जब ये पूरा और ये पूरा बराबर होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज या तो हो या फिर समबाहु त्रिभुज हो, यानी या तो आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलेटरल हो। उसी कंडीशन में ये और ये बराबर होगा, अदरवाइज ये और ये बराबर नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हम जानते हैं यदि उसका रीजन हमें पता है तो फिर हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है ना वो माइंड को फिर याद दिला देता है कि हमने क्यों ऐसा इसको बराबर कहा था। ठीक है, तो कई बार अब देखिए ये जो हमने सीखा है इस पर आपको सवाल दे देगा सेट करके। अगर हम जानते हैं तो एकदम आसानी से एक ही लाइन में सवाल बन जाएगा, नहीं जानते तो सर पटकते रहिए एग्जाम में, सवाल नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, मतलब ऐसा सवाल दिया जा सकता है आपको, और देता भी है, कि एंगल बाइसेक्टर D से मिलता है, D से AC और AB पर 2 लंब डाला गया, अगर AP का लंबाई इतना है तो AQ का लंबाई क्या होगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा, इक्वल होगा। मतलब अगर हमारा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तब तो वहाँ पर 1 सेकंड में हम बना देंगे, अदरवाइज वहाँ सोचने में लग जाएंगे कि अरे यार ये कैसे हम निकालें। तो सोचते सोचते अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो 2-4 मिनट में ये समझ में बात आएगी कि अच्छा ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो रहा है, तो ये AD cos थीटा हो जाएगा, ये भी AD cos थीटा हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
इवन आपको इस ट्रायंगल का एरिया दे देगा, किसका, ADP का, और पूछ लेगा AQD का एरिया, दोनों बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। ये और ये ट्रायंगल मतलब APD और ADQ दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, थीटा बराबर हो ही गया, परपेंडिकुलर ये 90-90 बराबर हो ही गया, दो एंगल बराबर हुआ ना, और फिर 90-90 बराबर हो गया, तीसरा एंगल बराबर हो ही गया, यानी समरूप तो हो ही गया, तीनों एंगल बराबर है ही, और एक साइड आपका कॉमन है हाइपोटेनस, तो RHS। ठीक है, जो बचपन में याद किए थे उसकी आवश्यकता है भी नहीं, हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि दो ट्रायंगल सर्वांगसम होगा कब, यदि दोनों सिमिलर है और कोई एक संगत भुजा यानी कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो सिमिलर तो है, सिमिलरिटी का एक ही कंडीशन हमने आपको बताया है, ना कॉन्ग्रुएंट में ज़्यादा रट्टा मारना है उसके नियमों के पीछे, ना सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी में एक नियम याद रखना है कि तीनों एंगल जो है बराबर होना चाहिए, आपस में नहीं, कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, दो ट्रायंगल का तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, तो संगत कोण तो बराबर है ही। अच्छा, तो सिमिलर हो गया, और कॉन्ग्रुएंसी का एक ही फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि दो ट्रायंगल को देख लेना कि दोनों सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो कोई एक संगत भुजा यदि बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, सिमिलरिटी के लिए एक नियम, तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी बस एक ही नियम याद रखना। कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या होगा, सर्वांग समता का नियम क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो और कोई एक संगत भुजा समान हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यानी ADQ और ADP दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो इस तरह का भी सवाल आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि अगर इसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, समान हो जाएगा। क्लियर है? या फिर कई तरह से देखिए सवाल को घुमाते रहता है, लेकिन अगर हम कहें ना कि आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिसका आपने हर एक चीज़ देख लिया है, उस गांव में कहीं भी आपको बल्कि रख दे, आप अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक नया आदमी जो गया है, जो रट्टा मारा है दो चार गली को जानता है, बाकी नहीं जानता है, उसे तो अगर कहीं दूसरे जगह रख दिया जाए तो पहुंच भी नहीं पाएगा अपना घर। यही फर्क होता है। तो इसके हर एक चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझना, अब इसमें एक चीज़ और समझना, ध्यान दीजिएगा। इसे मिटा रहे हैं, ये सब तो आप समझ ही गए हैं। देखिए, त्रिभुज ADC का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ADC का, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस यानी AC इंटू हाइट यानी DP। AC बेस और DP क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, AC क्या हो गया, बेस हो गया, और DP हाइट हो गया। इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, AB, और हाइट क्या होगा, DQ। ठीक है, अच्छा, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट तो समान हो गया, दोनों ट्रायंगल का हाइट समान हो गया। जब हाइट समान हो गया तो बेस जिस अनुपात में उसी अनुपात में एरिया, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC का जो क्षेत्रफल है वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में AB और AC होगा। मतलब इन दोनों के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि AB अनुपात AC जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में एरिया होगा। ठीक है, क्लियर है? यानी यहाँ से ये सिद्ध हो गया
कि ए बी और ए सी जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में बी डी और डी सी होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ए बी डी बटा एरिया ऑफ ए डी सी इक्वल टू ए बी बटा ए सी, अभी अभी हमने देखा, और इक्वल टू बी डी बटा डी सी। लगभग एंगल बाइसेक्टर को हम पूरी तरह समझ गए हैं। अब इस पर कैसे भी सवाल घुमा करके देगा, सवाल नहीं छूटेगा हमसे। बात आप समझ रहे हैं? मतलब ये भी सिद्ध हो गया, ये तो पहले हमने सिद्ध किया कि बी डी और डी सी का जो अनुपात है वही इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का अनुपात होगा। अब ये भी सिद्ध हो गया कि बी डी और डी सी का जो अनुपात होगा वही ए बी और ए सी का अनुपात होगा। ठीक है ना? ये तीनों का अनुपात समान होगा, यानी एंगल बाइसेक्टर एक त्रिभुज को दो कैसे भागों में बांटता है? एंगल बाइसेक्टर एबीसी एक त्रिभुज को दो भागों में बांटता है। कैसे भागों में? जिस कोण को वो बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसके बगल वाला दोनों साइड जो है वो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में इस पूरे ट्रायंगल को बांट देता है, पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल को, और नीचे वाले आधार को भी उसी रेशियो में बांट देता है। यानी कैसे भी सवाल आपसे घुमा करके पूछेगा आप बता दीजिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, आधार का अनुपात पूछ देगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, इन दोनों साइड का अनुपात पूछ देगा, या वैल्यू पूछेगा, अनुपात ही पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू पूछा जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है? इसका दिया हुआ रहेगा, इसका पूछा जाएगा। या फिर इन दोनों का रेशियो दिया हुआ रहेगा, इसका एरिया दिया हुआ रहेगा, इसका पूछेगा आपसे। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू आपसे पूछेगा। तो किसी भी तरह से घुमा फिरा करके सवाल दे, आप आराम से बना लीजिएगा, कोई कठिन बात नहीं है। बात आप समझ रहे हैं एकदम अच्छे से? ठीक है? तो ये था आपका एंगल बाइसेक्टर। लगभग इसमें जितना भी, लगभग क्या, सारा कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। जितना भी तरह से इसको तोड़ा जा सकता था, हर एक तरह से हमने तोड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब बात एंगल बाइसेक्टर की चलेगी तो इसका एंगल बाइसेक्टर तो हो ही गया, आधार पर का भी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो वो जो पीछे हमने सीखा अभी अभी वो तो एप्लीकेबल होगा ही। अगर हम यहाँ से एंगल को बाइसेक्ट करके आगे मिला दें तो जो कुछ पीछे हमने सीखा वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। मतलब ए बी अनुपात बी सी, अगर इसका नाम पी है तो ए बी अनुपात बी सी बराबर ए पी अनुपात पी सी। ठीक है? ये सब तो होगा ही। एरिया ऑफ ए बी पी अनुपात एरिया ऑफ पी बी सी बराबर ए पी अनुपात पी सी बराबर ए बी अनुपात बी सी, ये सब तो होगा ही। लेकिन एक चीज़ और आप भूल नहीं जाइएगा, जो पहले हमने बताया था, एंगल बाइसेक्टर में ये सवाल अक्सर आता है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अगर इन दोनों को हम एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं तब ये कितना होता है 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। और अगर आप भूल जाए तो फिर निकाल लीजिएगा, निकालने का भी तरीका हमने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है? तो एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरी था वो हमने सीख लिया। एक सवाल इस पर है, ये कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सवाल है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी, ठीक है, एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल हमने बनाया। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी का लंबाई आपको कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और ए सी का लंबाई कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है? और फिर ए बी सी का क्षेत्रफल आपको पूरा दिया हुआ है, कितना 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपसे कहा जा रहा है देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी वेयर ए डी
इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए डी बाइसेक्टर है। चलिए बाइसेक्ट कर दिया हमने यहाँ और ये हमारा ए डी हो गया। कहा क्या जा रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए बी डी, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, आराम से निकल जाएगा। जिस रेशियो में ए बी और ए सी है उसी रेशियो में ये दोनों क्षेत्रफल होगा। तो पूरा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम इन दोनों में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ए बी और ए सी किस रेशियो में है, 21:28, मतलब 3:4। तो ये दोनों क्षेत्रफल भी आपका किस रेशियो में होगा, 3:4 के रेशियो में। तो 4, 3, 7 दोनों मिल करके एरिया भी इसी रेशियो में होगा, इसलिए 7 यूनिट का मान हो जाएगा 210। जिससे पूछा गया है वो आपका 3 यूनिट होगा, तो 3 यूनिट का मान यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। 7 या 21, तो 3 तिया 9, 9 पर 1 0, दैट मीन्स इसका क्षेत्रफल आपका हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल बचा हुआ रह जाएगा कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सवाल, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जो टॉपिक है हमारा फिनिश हुआ। ये बस इसका थ्योरी अभी हम पढ़े हैं, और जब सारा थ्योरी ख़त्म हो जाएगा ट्रायंगल चैप्टर का, उसके बाद जब हम लोग सवाल करेंगे तो इस टॉपिक का भी बहुत सारा सवाल हम लोग के सामने आएगा, तो उस समय उन सब चीज़ों को देखेंगे, है ना। तो आज का जो वीडियो है इसका लेंथ ठीक ठाक हो गया है, 37 मिनट हम देख पा रहे हैं यहाँ से। यहाँ एंगल बाइसेक्टर को हम यहीं फिनिश करते हैं, यहीं रहने देते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो इन सेंटर होगा, यानी अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज में जो अंतः केंद्र बनता है उसमें एंगल बाइसेक्टर का बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने पहले एंगल बाइसेक्टर को क्लियर किया। ठीक है, तो जो अगला वीडियो अभी आपका हम बनाएंगे वो केंद्रित होगा अंतः केंद्र पर। ठीक है, अंतः केंद्र यानी त्रिभुज के अंदर एक जब वृत्त हम बनाते हैं तो उस वृत्त का जो केंद्र होता है उसी को अंतः केंद्र कहते हैं। तो एकदम जीरो लेवल से देखेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे उसमें। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।